नमस्कार, एपीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय और आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। आज हमारा कारवां पहुंचा है बस्ती जिले में। यहाँ की जनता से हम नब टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार राजनीतिक दलों ने बस्ती का कितना विकास किया है, उनके मन में इस जिले के लिए क्या दावे हैं, क्या इरादे हैं, क्या कुछ पूरा करना चाहते हैं। बस्ती जिला सियासी लिहाज से इस स्थान को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बस्ती गोंडा जिले के पूर्व और संत कबीर नगर के पश्चिम में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये उत्तर प्रदेश का 7वां बड़ा जिला है। लगभग 2.5 करोड़ आबादी वाला ये जिला पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा नाम है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल और हरीश द्विवेदी यहाँ की मौजूदा राजनीति के बड़े चेहरे हैं। अगर बात विधानसभा चुनाव 2017 की करें तो ये बस्ती की बदकिस्मती ही है कि जो मुद्दे उसके लोकसभा चुनाव 2014 में थे या उससे पहले विधानसभा चुनाव 2012 में थे, वही मुद्दे आज भी हैं। फिर चाहे बात बिजली के लिए तरसती जनता हो या रोड, रोजगार, ठप चीनी मिलें, बदहाल स्वास्थ्य, बीमार कानून व्यवस्था की हो, या फिर सूखे के मुआवजे के लिए गिड़गिड़ाते किसानों की हो। लेकिन हाँ, एक चीज का खूब विकास हुआ है, विकास के दावों का। दो 2017 के चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं और सभी अपने अपने तरह से दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता को परखना है कि उनके दावे पे कौन राजनीतिक दल कितना सफल होगा, कितना कामयाब होगा। तो जनता के सवाल होंगे, जनप्रतिनिधियों के जवाब होंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, जो मंच पे हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, आखिरकार जवाब देने के लिए अपने दल की तरफ से। हमारे साथ अंकुर वर्मा साहब हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है 2017 में, अगर जनता उसे जनादेश देती है तो। साथ ही जमील अहमद साहब हैं, जो बताएंगे कि समाजवादी पार्टी को दोबारा 2017 में जनता जनादेश क्यों दे। साथ ही हरीश द्विवेदी जी हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छे दिन का दावा इनकी पार्टी करती है, तो 2017 में उत्तर प्रदेश को अच्छे दिन कैसे देखने को मिलेंगे, उनकी पार्टी क्या कुछ करने वाली है बस्ती के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, उसका पक्ष रखेंगे। साथ ही के तिवारी जी हैं, जो लेफ्ट पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और लेफ्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही लेफ्ट का वर्चस्व कम है, कहीं न कहीं किसी सहयोगी घटक के तौर पर इनकी गिनती अभी तक होती रही है, उनसे भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही बस्ती की प्रबुद्ध जनता हमारे साथ है, नौजवान भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में किस राजनीतिक दल के लिए क्या सवाल है, किसे क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले अंकुर वर्मा साहब, आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 27 साल सिर्फ बेहाली रही है और आपने नारा भी दिया है 27 साल यूपी बेहाल। तो आपकी नजर में 27 साल में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, तो इसके पहले क्या कुछ हुआ है? जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, कांग्रेस 27 वर्षों से नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उससे पहले जो भी था, भारतवर्ष में सुई तक नहीं बनती थी और कांग्रेस पार्टी आई है तो मंगलयान तक जाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है इस भारत में। और उत्तर प्रदेश में जितनी सड़कों की जाल बिछी थी 27 साल पहले, वो कांग्रेस के द्वारा ही बिछाई गई थी। जो भी फैक्ट्रियां, चीनी मिल, शुगर मिल लगी थी, वो कांग्रेस पार्टी ही द्वारा लगी हुई थी। चलिए, जमील अहमद साहब, आपको जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंपी थी, जो भी आपने काम किया है वो जनता की नज़र में सामने है, तो ऐसा क्या कुछ 2017 में करने वाले हैं जिसके लिए दोबारा जनता आपको जनादेश दे? देखिए, मौजूदा सरकार में हमने इस बात की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाएं। हमारी कोशिश हुई और हमने तमाम बेहतरीन सड़कें बनाई। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम महाविद्यालय, विद्यालय खोलने का काम किए।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले ही हम लोगों ने एक उच्च स्तरीय अस्पताल देने का काम किया हुआ था। बाद में उसमें और बदलाव लाते हुए बस्ती जनपद को, सौभाग्य है बस्ती जनपद के लिए कि हमने कोशिश किया और यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना बहुत जल्द होने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने यहीं बगल में सिद्धार्थ नगर है जो हमारे ही जिले से कटकर बनाया गया है, वहाँ एक हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है। निश्चित रूप से तमाम सारे काम अभी भी बाकी हैं, बहुत सारी सड़कें अभी भी बची हुई हैं जिनका निर्माण किया जाना जरूरी है। उस क्षेत्र में भी आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम, जितने भी काम करते हैं वो कम है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करना चाहेंगे और किसी भी देश का आईना हुआ करता है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि हर स्तर से शिक्षा को गुणवत्तापरक बना दिया जाए, शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाए और हमारी यही कोशिश होगी। इसीलिए आने वाले 2017 के चुनाव में हम लोग बहुत पुरुम्मीद हैं कि हमारी एक बार फिर से सरकार उत्तर प्रदेश में बने। चलिए, सत्ता में वापसी के लिए आप गुणवत्ता की बात करें, शिक्षा पे खास तौर से अपने फोकस किया है, लेकिन उसमें मैं इतना जरूर जोड़ना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा में 5 सालों में कोई भर्तियां नहीं हुई हैं, सारे डिग्री कॉलेज में पोस्ट रिक्त पड़े हैं और साथ ही जो बेरोजगार नौजवान है अगर वो फॉर्म अप्लाई करता है तो कई परीक्षाओं के साथ साथ उसको हाई कोर्ट का भी एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, क्योंकि सारी भर्तियां कहीं न कहीं कोर्ट के दस्तक पर जाकर रुक जाती हैं। हरीश द्विवेदी जी, आप 2014 में अच्छे दिन के वादे के साथ जनता के बीच में आए थे, आपकी केंद्र में सरकार है। उत्तर प्रदेश में जनता आपको जनादेश क्यों दे, किस आधार पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या कुछ, क्योंकि आप जब वोट मांगेंगे तो केंद्र की उपलब्धियों के आधार पर मांगेंगे, तो उत्तर प्रदेश के लिए और बस्ती के लिए इस 2.5 साल में क्या कुछ किया आपने? निश्चित रूप से पिछले 2.5 वर्षों में अगर पूरे देश के बारे में आप चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में लगभग 50 करोड़ ऐसे लोग थे जो 70 वर्षों में, देश की आज़ादी के 70 वर्षों में जिनका खाता नहीं खुला था, जो ये जानते नहीं थे कि बैंक क्या होता है और बैंक में क्या क्या होता है। ऐसे अधिकांश लोगों, गरीबों का खाता जीरो बैलेंस में हमारी सरकार ने खुलवाया। उनको डायरेक्ट बैंकिंग योजनाओं से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। ये गरीबों की बात थी। हिंदुस्तान में गैस का सिलेंडर, एक मैं स्वयं 15 साल पहले की बात, अटल जी की सरकार आने के पहले की बात अगर चर्चा करूं, कांग्रेस की सरकार बरसों रही है। गरीब सपने में नहीं सोच सकता था कि हमारे घर में भी गैस का सिलेंडर, गैस का कनेक्शन आएगा। हमारी सरकार ने, अटल जी ने शुरू किया उस योजना को और मोदी जी के आने के बाद इस सरकार में आम आदमी को तो उपलब्ध है, लेकिन गरीबों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों गरीबों को गैस का कनेक्शन हमने मुफ्त में दिया। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं दिया, पूरे देश में नहीं दिया। बस्ती जिले में 96,000 लोगों को मैंने अपने हाथ से बांटा। हिंदुस्तान में विद्युतीकरण की बात ले लीजिए। देखिए, अमीर आदमी का अगर अधिकार है कि उसको हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, तो गरीब का भी अधिकार है। गरीबों के घर में रोशनी पहुंचे, गरीब का बच्चा भी ये पंखे की हवा में आराम से वो भी सो सके, ये किसी ने नहीं सोचा, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। और बस्ती जिले में 60% से ज्यादा, मेरे पास रिकॉर्ड है, 60% से ज्यादा गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ था 68 वर्षों में। 2.5 वर्षों में उन 60% में से लगभग 70 से 75% गांव में विद्युतीकरण मैंने पहुंचाया। और केवल बस्ती में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में पहुंचा है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत तमाम ऐसे नौजवानों को जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, उनको अवसर नहीं मिल रहा है। बस्ती जिले में 10,000 नौजवानों को मुद्रा बैंक में पैसा मिला है, जो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, कुछ छोटी मोटी दुकान खोल करके अपना काम कर रहे हैं। तो तमाम योजनाओं का लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। रही बात बस्ती की, तो ये सही है कि बस्ती में, उत्तर प्रदेश में 14 वर्षों भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। 10 वर्ष कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, अभी हमारी सरकार पिछले 2.5 वर्षों से आई है। इन 2.5 वर्षों में हमारे जमील भाई ने कहा कि मेडिकल कॉलेज हम लेते आए, सही बात है भाई, समाजवादी पार्टी सरकार आज से तो है नहीं, लेकिन बस्ती जिले में जब भी शुगर मिल बंद हुई है तब भी समाजवादी पार्टी सरकार रही है। मेडिकल कॉलेज की बात जो कर रहे हैं, कोई भी दावा कर सकता है। मेडिकल कॉलेज की कौन सी योजना में ये मेडिकल कॉलेज आया है, मैं बताता हूं। भारत सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में ऐसे जिला अस्पताल जिनको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जा सकता है, उसमें एक योजना बनाई
और उसमें उत्तर प्रदेश से 30 जिलों से प्रस्ताव गया था। 30 जिलों के सांसद भारतीय जनता पार्टी थे, उसमें केवल 5 जिलों का चयन हुआ है, जिसमें बस्ती का हुआ है और भारत सरकार ने चयन किया है। अब स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश सरकार है तो जमीन तो उत्तर प्रदेश सरकार देगी, स्थानीय प्रशासन देगा। तो कहने के लिए तो मैं कह सकता हूं, लेकिन बाकी बस्ती का ही अगर आप विकास देखेंगे, मैं ठीक से जानता हूं कि अगर आप टांडा से चलते और सिद्धार्थनगर के लुम्बिनी तक जाते तो 3 घंटा 4 घंटा लगता, इतनी खराब सड़कें थी। मैंने उसका शिलान्यास करवाया, गडकरी जी आए थे, 1700 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क बन रही है। राम जानकी मार्ग कौन नहीं जानता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि उसका कितना महत्व है। राम जानकी मार्ग को गडकरी जी आए थे, वहीं पर उन्होंने कहा कि इसको हम महामार्ग घोषित करेंगे। घोषित करने की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसका एनओसी अभी तक नहीं दिया। अयोध्या से लेकर कलकत्ता तक जलमार्ग बनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, उसका सर्वे हो रहा है। बस्ती शहर, बस्ती के बारे में अगर आप लोग जानते हैं, बस्ती का इतिहास भी थोड़ा पढ़िए। बस्ती शहर बस्ती जिले से कट करके सिद्धार्थनगर बना है, बस्ती से कट करके संत कबीर नगर बना है। आज भी जाइए सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर तो बस्ती शहर से ज्यादा डेवलप दिखाई पड़ता है। उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। 70 वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में तमाम दलों की सरकार रही है, बस्ती शहर डेवलप नहीं हो पाया। मैंने संकल्प लिया कि बस्ती शहर को ऐसा शहर में बनाऊंगा कि आने वाले समय में केवल कहने के लिए कमिश्नरी न रहे, अच्छा कमिश्नर है। उसके लिए भारत सरकार ने रिंग रोड घोषित कर दिया। उसका 3-3 सर्वे रिपोर्ट भारत सरकार के पास पहुंच गया। मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, मैं जितना कह रहा हूं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं। और केवल इतना ही नहीं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। रेलवे, यहां तो क्या मुस्लिम लड़के नहीं जाते हैं पढ़ने? क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा लोग पढ़ने नहीं जाते हैं क्या इलाहाबाद? कुंभ स्नान करने नहीं जाते हैं क्या इलाहाबाद? हाईकोर्ट का केस लड़ने। एक मिनट, ओपनिंग रिमार्क के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में आएंगे। क्वेश्चन आंसर राउंड में आ जाएंगे। एक मिनट, क्वेश्चन आंसर राउंड में अंतिम बात करके मैं समाप्त कर रहा हूं। इलाहाबाद के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। अभी पेपर में आप नहीं पढ़े क्या? आपको तो आना चाहिए, आपका स्वागत मैं करता। मनवर संगम एक्सप्रेस जो इलाहाबाद के लिए डायरेक्ट चली है, पहली ट्रेन चली कि नहीं चली? हिंदुस्तान की पहली ट्रेन हम सफर चली है, बस्ती में स्टॉपेज हुआ नहीं हुआ? तमाम ऐसे काम रेलवे में हुए हैं। तो उस जो हो रहा है उसको अच्छा करिए, केवल आलोचना करना है। हम ये ठीक है। के तिवारी जी, आप 3 दलों को सुन रहे हैं और जिस तरह की बातें हैं, हर तरह से कहीं न कहीं एक जो वर्कर भी होता है, जो सुनने वाला होता है, कहीं न कहीं पार्टी लाइन पे बात करता है। आपको क्या लगता है कि बस्ती के विकास में अभी तक क्या बाधाएं रही हैं कि बस्ती का विकास उतना नहीं हो पाया? मंडल तो बन गया, सिर्फ नाम के कागज पे मंडल बनने से तो विकास होता नहीं है। अगर बस्ती आज तक विकास से छूता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और 2017 में कम से कम आपका दल किसके साथ रहेगा कि जिससे बस्ती का विकास हो जाए? नंबर 1 बात, जहां तक बस्ती के विकास की बात है, तो किसी भी जनपद हो चाहे प्रदेश हो, विकास के जो बुनियादी मानक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवहन के हैं। और आज ये कहने में कोई हिचक नहीं है, जहां शिक्षा का सवाल है, शिक्षा को लेकर सर्वाधिक पलायन हमारे यहाँ से छात्रों का हो रहा है, वो एक असलियत खोलता है। अब आइए रोजगार के क्षेत्र में, हमारे यहाँ रोजगार के नाम पे, औद्योगिक क्षेत्र के नाम पे चीनी मिलें थी। 4 चीनी मिलें अगर कांग्रेस के रिजीम में आई तो अडदमा की चीनी मिल कांग्रेस के रिजीम में नहीं आई। उन सारी चीनी मिलों में से अधिकांश चीनी मिलें आज की तारीख में बंद हैं, जिसके कारण जो रोजगार के अवसर मिले भी थे श्रमिकों को, एक भारी संख्या में बेरोजगारी फैली हुई है। रोजगार को लेकर पलायन का सवाल छोड़ दीजिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बस्ती मंडल में स्वास्थ्य कारणों से लेकर पलायन की है। आपके घर में बीमार हुआ व्यक्ति, हमारे पास जिला अस्पताल है, हमारे पास ट्रामा सेंटर है, कहने को हमारे पास कैली अस्पताल है, कहने को मेडिकल कॉलेज अपग्रेड करके बनाया जा रहा है, लेकिन इन तमाम कागजी सुविधाओं के बावजूद अगर मरीज हल्की सी भी गंभीर बीमारी चपेट में आता है तो उसे पलायन करना पड़ता है लखनऊ, दिल्ली और गोरखपुर। हम तमाम राजनीतिक दलों की, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, क्या किया आपने? इन 3 मुद्दों पे अगर आपने बस्ती जनपद को नहीं दिया, यहाँ का छात्र, यहाँ का मजदूर, यहाँ का गन्ना किसान, यहाँ का आम आदमी अगर इन 3 बुनियादी सुविधाओं के लिए पलायन कर रहा है तो बस्ती विकसित नहीं है। कागज पे आप उसे विकास का नाम दे दीजिए। एक सड़क को 10 बार बनाना
विकास के नाम पर उसमें भ्रष्टाचार करना। हम पूछना चाहते हैं कूलरों का क्या हुआ, सोलर लैंपों का क्या हुआ? हर सरकार करती है। सांसद जी आपने भी कूलरों का उद्घाटन किया था। विकास इसलिए कि विकास में जो भ्रष्टाचार निहित है, अगर उसके लिए केवल विकास के नाम पर राजनीति हो तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस विकास को बेईमानी मानती है। उसकी नजर में विकास वही है जिसमें बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे जनपद को हो। चलिए, ये रहा चारों जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, उनका एक ओपनिंग रिमार्क। सीधे तौर पर प्रबुद्ध जनता हमारे साथ, आपको लगता है इनसे कुछ सवाल आप करना चाहेंगे सीधे तौर पर चारों लोगों की बात को सुनने के बाद? विकास की बात तो बहुत की जाती है। अभी पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी जहां जहां भी गए, उन्होंने कहा कि हम एक साल में 2.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन इस 2.5 साल में कितनी नौकरियां आई उसके सापेक्ष इसकी पूरी जिम्मेदारी इस वर्तमान सरकार की है और उनको जवाब भी देना चाहिए। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को उनके उपज का 1.5 गुना लागत मूल्य हम उनको देंगे, लेकिन इस सरकार के 2.5 साल पूरा होने के बाद इनके एजेंडे पर किसान नहीं है। इसलिए इनसे सीधा सवाल है कि आपने ये जो 2 प्रमुख मांग उठाया था उस पर आपका क्या कहना है? और तीसरा और ले लीजिए कि आपने कहा था कि 15 लाख हर खातेदार के खाते में जमा होगा, हम काला धन लाएंगे, लेकिन आप ला नहीं पाए और खातेदार बेचारा, अभी खाते का जिक्र भी किया जा रहा था। हरीश जी, तीनों सवाल आप ही से जुड़ा हुआ है और सीधे तौर पर आप भी कोई पूछना चाहते हैं कोई सवाल? मैं अपने बस्ती के सांसद जी से सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपने विद्युत परियोजनाओं का तमाम गांवों में जाल फहराया तो राजीव गांधी विद्युत परियोजना क्या थी? दोनों लोग का सवाल आपसे हरीश जी। हमने रोजगार की बात की थी। रोजगार में केवल सरकारी नौकरी नहीं आता। हम रोजगार कैसे मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बना करके नौजवानों को प्रशिक्षण देने का काम हमने किया है। उसमें कई लाख लोग प्रशिक्षित हो गए। मुद्रा बैंक बना करके तमाम नौजवानों को मुद्रा बैंक के माध्यम से, और पूरे हिंदुस्तान में मुद्रा बैंक के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फाइनेंस हुआ है और वो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। तमाम रेलवे से लेकर के तमाम योजनाओं में, तमाम सरकारी विभागों में पोस्ट निकला है और उसमें भारत सरकार भर रही है। नहीं, हमारा प्रश्न तो उत्तर हो लेने दीजिए। क्या आपको याद नहीं, आप भी कृषि के आदमी, खेती करते हैं। इसके पहले खाद के लिए कितनी लाइन लगती थी, कितना लाठी चार्ज होता था, ब्लैक कितना होता था। आज खाद की लाइन लग रही है क्या? आज खाद सस्ता नहीं हुआ है क्या? तो आप जो भारत सरकार कर रही है उसको भूल गए। रही बात 15 लाख की, तो 15 लाख मैं भी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने किसी ने 15 लाख देने की बात नहीं की थी। ठीक, किसी ने 15 लाख नो, ये आप बड़े नेताओं के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। रही बात काले धन की, तो आपको पता है 2 महीने से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों के लोग जिस प्रकार नोटबंदी हुई है, कितना परेशान है। वही काला धन निकल रहा है जो भारत सरकार के खजाने में जा रहा है, उसी से गरीबों का कल्याण होने वाला है। तो इसलिए केवल तुकबंदी की। चलिए हरीश जी, उस मुद्दे पर लौटेंगे। हम मौजूद हैं इसमें बस्ती में, और बस्ती की जो प्रबुद्ध जनता है सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों से सवाल के माध्यम से जवाब जानना चाह रही है। सवाल और जवाब का दौर जारी है। सीधे तौर पर पहले जनता के बीच चलेंगे, उनके कुछ सवाल लेंगे और फिर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि प्रतिनिधियों का आखिरकार क्या जवाब है। सवाल ये है, शिक्षा अगर व्यवस्था इनको मजबूत करनी थी तो बस्ती में आज तक जो विश्वविद्यालय बस्ती के मुख्यालय पे बनना था, वो आज तराई क्षेत्र में जाके सिद्धार्थ नगर में कैसे बन गया? चलिए, आपका कहना सीधे तौर पर कहीं न कहीं पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं कि जो काम बस्ती में होना था सिद्धार्थ नगर में क्यों हुआ। हम समाजवादी पार्टी से पूछना चाहते हैं कि बस्ती वाल्टरगंज चीनी मिल जब बंद हो रही थी तो समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? बस्ती नगर पालिका में इतनी भ्रष्टाचार के साथ सारी सड़कें 2 महीने के अंदर जो सड़कें बन रही हैं, सड़कें उखड़ जा रही हैं। 100:1 के रेशियो से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। मैं इस पर यहाँ बैठे हुए सभी प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों को जानकारी है और इस विषय पे कितना इन लोगों ने आवाज उठाया, इस विषय पे क्या एक्शन लिया? आपका कोई सवाल? जी, हमारा नोटबंदी पे, हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आम आदमी हैं और हमारे पास दुकान है। नोटबंदी से जो
दिक्कतें हो रही हैं उससे हम लोग की दुकानदारी कम हो गई है। 120 मौतें हो गई हैं। इनका ब्लैक जो पकड़ा जा रहा है वो सरकार का खजाना भर रहा है। उस खजाने से क्या जो 120 लोग मरे हैं उनके खजाने में कुछ आएगा? जो नोटबंदी में जितने लोग मरे उससे केंद्र सरकार ने मुआवजे के तौर पर क्या दिया? दो प्रमुख लोगों से सवाल है जमील साहब, सबसे पहले आपसे कि जो निर्माण हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, नालियां बन रही हैं, उखड़ रही हैं, सड़क बन रहा है, सड़क टूट जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दरअसल मुझे खुद भी इसी बात का बहुत ताज्जुब है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी हिंदुस्तान में रहते हैं और भ्रष्टतम देशों में भी यही देश शामिल है। ये दोनों चीज़ें एक देश में एक साथ कैसे हो रही हैं यही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बहरहाल कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार इस देश में है और हमारे तमाम सारे लोगों की कोशिश भी यही होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो। हमारे किसी साथी ने सवाल किया था शिक्षा के मामले में, उन्होंने खुद प्रमाण दे दिया है कि कम से कम समाजवादी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। लेकिन वो कहना ये चाहते थे कि यहाँ ना हो के ताकतवर थे माता प्रसाद पांडे मैं जी, आपको तो बता दूं, चले गए। वो कहना ये चाहते थे कि बस्ती जनपद मुख्यालय पर वो विश्वविद्यालय बनना चाहिए था। शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धार्थनगर काफी पिछड़ा हुआ इलाका है और हम कहीं ना कहीं से लखनऊ और गोरखपुर के सीधा रास्ते पर हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाने की सहूलियत है। अगर कहीं से पिछड़े क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना हम चाहते हैं तो ये गलती हमारी कही जाएगी क्या? हरीश जी, दो सवाल आपके लिए आया कि आखिरकार जिस तरीके से नोटबंदी की गई उससे आम जो दुकानदार था कहीं ना कहीं वो परेशान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी? और जो लाइनों में खड़ा गरीब मर गया उसका जिम्मेदार कौन है? उसको मुआवजा आपकी सरकार क्यों नहीं देती है? तमाम ऐसे देशों से समझौता भारत सरकार ने किया है कि जिन्होंने भी काला धन विदेशों में जमा किया है उनका डिटेल हमको दीजिए। कुछ देशों ने दे दिया, कुछ देशों ने सहमति दे दी। दूसरा, एक बहुत बड़ा काला धन हिंदुस्तान में था जो तमाम नेता भी उसमें शामिल थे, अधिकारी भी शामिल थे, बिजनेसमैन भी शामिल थे। अगर भारत सरकार ने नोटबंदी की तो उसके पीछे यही मंशा है कि जो भ्रष्टाचारी थे उनका पैसा बाहर आए, वो एक नंबर का पैसा भारत सरकार के खजाने में जाए। और निश्चित रूप से जब भारत सरकार के खजाने में जाएगा, भारत सरकार के खजाने का मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खजाने में जाएगा, वो भारत सरकार के खजाने में जाएगा तो वो पैसा देश के गरीबों के विकास के लिए लगेगा। रही बात जो मरने की बात है, लाइन में लगे हुए कुछ लोग मरे हैं, स्वाभाविक रूप से कोई मरा है, उनके साथ हमारी भी संवेदना है। भारत सरकार जो भी मुआवजा देगी हम भी स्वयं अपने स्तर पर बात भी करेंगे, पत्र भी लिखेंगे, लेकिन ये कोई तर्क नहीं है भ्रष्टाचार न रोका जाए। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इनका पैसा जा रहा है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। अब इसमें कौन? आप जाइए गांव में, मैं भी गांव में जाता हूं, आप जाइए गांव में, आज गरीब प्रसन्न है, वो कह रहा मोदी जी मैं लाइन में लग जाऊंगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, मैं लाइन में लग करके चलिए हरीश जी जवाब हो गया, सवाल लेते हैं, सवाल पे लेते हैं। मेरा प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार से है कि 100 पे 100 लॉन्च हो रही हैं। अर्थव्यवस्था यह है कि एक महिला अगर दुकान तक पहुंचती है, एड्रेस पूछती है तो उसके मान सम्मान के साथ खेला जाता है, उसको और उसके परिवार को मारा जाता है और उसके बाद उसकी परिस्थिति ये होती है कि उसे मुकदमा तक उसका नहीं दर्ज किया जाता। एसपी उसमें इन्वॉल्व होकर उसके मुकदमे को दर्ज करते हैं। मेरे आपका सवाल समझ गया कि 100 नंबर से सुरक्षा नहीं मिलेगी, महिला को सरेआम मारा जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती। आपका सवाल? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से है। इन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बस्ती जिले में हैं, पूछना चाहते हैं कितने महाविद्यालय या कितने ऐसे उच्च शिक्षा के संस्थान बस्ती जिले में खोले गए हैं जिससे यहाँ के गरीब बच्चों को लाभ मिल रहा है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इसका जवाब। ठीक है। हम समाजवादी पार्टी से पूछना चाहते हैं कि इन्हीं की सरकार में बस्ती शुगर मिल बंद हो गई और आज तक कितने 1190 दिन से जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, ये बस्ती शुगर मिल क्यों नहीं चली अभी तक? इनके मुख्यमंत्री जो है क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं? इनकी पार्टी क्यों नहीं ध्यान दे रही है? जमील साहब, सवाल ये है कि 100 नंबर तो आपने दे दिया, लेकिन 100 नंबर के बावजूद अगर सरेआम महिला की पिटाई गुंडे करते हैं और बगल में पुलिस मुकदर्शर खड़ी रहती है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? निश्चित रूप से चिन्हित करके उस पुलिसकर्मी के खिलाफ अगर हम तक शिकायत पहुंचाई जाती है तो एक्शन लेने का काम किया जाएगा। रहा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी का, एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने
औरतों के बेहतरी के लिए, औरतों की रक्षा सुरक्षा के लिए 10-90 और पूरे प्रदेश की रक्षा सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए यूपी 100 सेवा का शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। 27 सालों में जो है ये हमको बता दें, इनकी भी सरकारें रही हैं, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य, कितने बस्ती जिला में मेडिकल कॉलेज या जिला चिकित्सालय, कितने इन्होंने जो है राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की। मैं सांसद जी से भी पूछना चाहता हूं, इनकी भी सरकार कल्याण सिंह की रही है और माननीय मुलायम सिंह की भी वर्तमान में भी समय रही सरकार रही। बस्ती शहर का विकास क्यों रुका हुआ है? बस्ती जनपद का विकास। चलिए आपका सवाल। सर, मैं समाजवादी पार्टी सवाल पूछना चाहता हूं कि जब जब इनकी सरकार आती है तो 4 ही महीने में ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है कि जो लड़के 30% नंबर नहीं पाते हैं वो 80% नंबर पाते हैं। सांसद जी ने कहा कि बसपा, सपा, कांग्रेस इनके पास पैसा है, और आपके पास जो गोरखपुर में 248 मोटरसाइकिल मिली, ये इनका पैसा कहां से आया? यही सवाल। हरीश जी, 248 मोटरसाइकिल भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कोष से खरीदी गई। पार्टी का हिसाब है, पार्टी उसका हिसाब दे रही है। आप समाजवादी पार्टी के कोष से कुछ खरीदेंगे, कांग्रेस के कोष से खरीदेंगे, उसका सब लिखा पढ़ी में रिकॉर्ड रहता है। पार्टी कोष से खरीदी गई है, पार्टी प्रचार प्रसार के लिए खरीदी गई है। अंकुर वर्मा जी, परिस्थितियां बार बार घूम कर आ रही हैं कि बस्ती का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। निर्माण होता है तो एक ही सड़क बार बार बनती है, नाली बनती है तो इस तरीके से बनती है कि 2 महीने में टूट जाए। विश्वविद्यालय अगर मंडल में आना होता है तो सिद्धार्थनगर चला जाता है। तो कहीं न कहीं पक्षपात का भी आरोप है और विकास के नाम पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का भी मामला उठ रहा है। बिल्कुल सत्यता है इस बात में। जो भी जनता यहाँ बैठी हुई है, सवाल कर रही है नेताओं से, बिल्कुल सत्य बात है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार है। सड़कें हैं तो सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें, बन रही है, रोज टूट रही है सड़कें। और जो सड़कें 10 सालों से यहाँ पे रोडवेज से रेलवे स्टेशन का रोड है, 10 सालों से नहीं बना था, अभी बनना शुरू हुआ और टूटनी शुरू हो गई। 3rd क्लास की सड़क बन रही है वो रोडवेज से लेकर रेलवे स्टेशन तक। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई शख्स उस पर कोई नहीं आवाज उठाने को तैयार हुआ है। आज चिल्लाने के लिए कोई पब्लिक सवाल कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को दबाने का काम करती रहती है। साथ ही साथ झूठ को इतने तेजी से बोलेगी कि वो झूठ भी लोगों को सत्यता लगने लगे। इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। हरीश जी, जिला पंचायत में जो भ्रष्टाचार है और नगर पालिका में उसको लेकर सवाल उठ रहा है टाउन एरिया। देखिए, जिला पंचायत का जवाब तो समाजवादी पार्टी देगी और या उसके सहयोगी कांग्रेस पार्टी देगी, लेकिन कोई अच्छा काम हो तो भाई दल से ऊपर उठ करके कहना चाहिए। शायद अंकुर वर्मा जी जहां रहते हैं उसी के जस्ट आगे डीएम का घर है और डीएम के घर के जस्ट सामने नगर पालिका से निर्माण हो रहा था। अंकुर वर्मा जी रोज गए होंगे उस रास्ते से, कई नेता गए होंगे। मैं ये जानते हुए भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका चेयरमैन है, उस काम को खड़े होकर उखड़वा दिया, जांच करवाया उसका। रेलवे स्टेशन की सड़क बन रही थी, घटिया सड़क बन रही थी। मैंने भाषण में कहा, डीएम से कहा उसकी जांच कराइए। परसों मैं जिला विकास अनुश्रवण समिति की बैठक ले रहा था और मैं स्वयं कहने वाला हूं, जब कोई प्रतिनिधि नहीं बोला, मैंने कहा रेलवे स्टेशन की डीएम महोदय जांच करवाइए, पचपेड़िया रोड की जांच करवाइए। अरे जो सही बात है उतना तो बोल दीजिए। आपने क्या किया? भाजपा का चेयरमैन है, ये सही बात है, भाजपा का हो, मैं स्वयं हूं, मेरे काम की भी कहीं शिकायत मिलती है, मैं जाकर के उसकी जांच करवाता हूं, उखड़वा देता हूं। ना विश्वास हो जाके डीएम के यहां पता करिए। मैंने 3 बार उनसे कहा कि इस सड़क की जांच कराइए, पेमेंट रोकिए। तो जो सही हो, पार्टी बेस में हम आए हैं, पार्टी वाली ही बात बोलेंगे। ये सही है भाई। मैं किसी की प्रशंसा आलोचना, जो अच्छा काम हो उस अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए। हम व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं। भाई भ्रष्टाचार कहीं भी हो सकता है, भाजपा चेहरा है ना, अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसका मैं विरोध करता हूं। समाजवादी पार्टी, अब रही बात केवल नगर पालिका की बात नहीं है, नगर पालिका हरैया भी है, नगर पंचायत बमनान भी है, आपकी पार्टी के शायद हैं या पूर्व नेता हैं। हरैया में समाजवादी पार्टी है, जिला पंचायत समाजवादी पार्टी का है, और आज से नहीं
पिछले बसपा वाले भी थे, वो भी समाजवादी पार्टी सरकार के अनुरूप काम करते थे। आप जाकर के देखिए क्या क्या भ्रष्टाचार है, इसकी करिए। मैं तो अपनी पार्टी के खिलाफ भी जांच की बात करता हूं, आंदोलन करता हूं, जिला पंचायत की भी करता हूं। आप सबकी भी जिम्मेदारी है, हम सब बस्ती के हैं, सबका मकसद बस्ती का विकास होना है। उस विकास में हमारा क्या योगदान है, हमने कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। चलिए सवाल लेते हैं, खड़े जाएं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जो डीएम के यहाँ शिकायत की, उस शिकायत का नतीजा क्या निकला? किन कारणों से आपने उस नतीजे को रुकवा दिया? विनय जी नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया। नतीजे में हुआ कि जांच हुई, काम रोका गया, काम अच्छा हुआ। जितना मैंने जितनी शिकायत की थी, जहां जहां मुझे सूचना मिल रही मैं शिकायत कर रहा हूं, जांच हो रही है, काम अच्छा हो रहा। रही बात आपकी भी जिम्मेदारी है, आप कहां गए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने? में आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, आप भी लड़िए, आप जाकर के धरना चक्का जाम करिए, प्रदर्शन करिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी, केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं। रही बात जनप्रतिनिधि की, ये सही है, भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन है। इसके पहले चेयरमैन किस पार्टी का था? बहुजन समाज पार्टी। उसके पहले कांग्रेस पार्टी। विधायक आज तक भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ बस्ती सदर से, दूसरे पास सत्ताधारी दल का हुआ, बहुजन समाज पार्टी का हुआ। मैं 2.5 वर्षों से हुआ हूं, तो मैं 2.5 वर्षों में सारा काम कर दूंगा, मैं ये दावा नहीं करता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। चलिए, बाकी मैं ये भी नहीं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हर आदमी मेरे काम की प्रशंसा करेगा, कांग्रेस से जुड़ा हुआ हर आदमी मेरे काम की प्रशंसा करेगा। प्रशंसा करेगा भी तो मन से नहीं करेगा। चलिए सवाल लेते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि जब से ये 2.5 साल का जो समय रहा है, इस समय में शुरू से लेके आज तक के इस 2.5 साल में लोग सिर्फ लाइनों में आम जनता खड़ी रही, चाहे वो बैंक में हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बैंक में लिंक कराओ, अपना ही पैसा काला धन के रूप में जमा कराओ। लेकिन एक योजना ये सरकार बता दे जिससे यहाँ लोग जनमानस को एक लाभ इस सरकार के द्वारा दिला। आप हरीश जी कहते हैं उज्ज्वला आपने स्कीम लाई और कई लोगों को सिलेंडर बांटा, लेकिन आम तौर पे सवाल उठ रहा है कि जो लाइन लगी है वो लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी जी ने कतई नहीं कहा था कि हम समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के लिए अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने कहा हम देश की गरीब जनता और आम आदमी के लिए अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था जो भ्रष्ट नेता हैं उनके लिए अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने जब भ्रष्ट नेता का खराब दिन आएगा तभी आम जनता का अच्छा दिन आएगा। अच्छा दिन आम जनता महसूस कर रही है। जाइए विनय जी, उस महिला से पूछिए जो 50 वर्ष बुजुर्ग हो गई, 50 वर्ष चूल्हे में फूंक फूंक करके धुएं में खाना बनाती थी, आज कितना खुशहाल है वो। उससे जाकर के पूछिए, उस किसान से पूछिए जो लाइन लगा करके खाद लेता था, ब्लैक लेता था, लाठी चार्ज होता था, आज आसानी से खाद मिल रहा है। उससे पूछिए। समाजवादी पार्टी के यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि कैली अस्पताल बस्ती में पास हुआ था, यही मुलायम सिंह यादव कैली अस्पताल सफाई में ले चले गए, आज तक कैली अस्पताल बदहाल स्थिति में, इसके बारे में यहाँ के जो समाजवादी पार्टी को बतावें। 2012 में चुनाव था, तब लैपटॉप देने का छात्रों को इन्होंने वादा किया था। 2014 के चुनाव सीधे पहले इन्होंने लैपटॉप बांटा। आज फिर जब 2017 में चुनाव है, ये लैपटॉप क्यों बांट रहे हैं? 3 साल ये कहां थे लैपटॉप बांटने के लिए? जमील साहब, सीधे तौर पे सवाल आपसे। जमील साहब, लैपटॉप पहले सबको बांटा गया, बीच में रोका गया, फिर अब सबको बांटने की कोशिश हो रही है, और खास तौर से जिस तरीके के भ्रष्टाचार की बात बार बार सामने आ रही है, उससे पर क्या कहेंगे और क्यों नहीं निजात मिल पा रही है बस्ती में, खास तौर से भ्रष्टाचार से? कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं। जहां तक बात रही लैपटॉप बांटने की, तो उत्तर प्रदेश के छात्रों को टेक्नोलाइज करना कहीं से अगर गुनाह है तो हम निश्चित रूप से गुनाह बार बार करने के लिए तैयार हैं। हम अपने मेधावी छात्रों को, उत्तर प्रदेश सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि हम छात्रों को, मेधावी छात्रों को लैपटॉप देंगे, और छात्रों को ही क्यों, उत्तर प्रदेश की एक एक जनता का हमने ख्याल रखा है, और सबको सहूलियत मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी हमारे पास सौंपी गई थी, हमने सहूलियतें दी हैं। रहा सवाल परसीमन का, जब हिंदुस्तान का परसीमन हो रहा था, जब हिंदुस्तान की लोकसभा क्षेत्रों का परसीमन हो रहा था, तो हिंदुस्तान के तमाम सारे क्षेत्रों को यहाँ से वहाँ करके जोड़ने का काम किया गया था। ठीक इसी तरीके से जब विधानसभा के क्षेत्रों का परसीमन किया गया, तो लोगों तमाम सारे क्षेत्रों को काट के इधर से उधर जोड़ने का काम किया गया। जिला पंचायत के क्षेत्रों में भी यही किया गया, तो यहाँ कहाँ समाजवादी पार्टी की होशियारी नजर आ गई? मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस गांव को गोद लिया है, उस गांव के अब कितना विकास हुआ है, कृपया उसी का विवरण माननीय सांसद जी दे दें। हरीश जी, अमोढ़ा में 68 वर्षों में 14 पुरों पर बिजली नहीं लगी थी। 14 पुरों पर मैंने बिजली लगवाई।
8 ट्रांसफार्मर लगवाया, 300 से ज्यादा शौचालय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बनवाया, कुछ मकान वहां पर बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, कुछ बनने के लिए प्रस्तावित है। अमोढ़ा इतना बड़ा सेंटर है, राजा जालिम सिंह का गांव था, वो स्टेट था, आज तक बैंक नहीं था, जाकर के आप भी पैसा निकाल सकते हैं वहां। पंजाब नेशनल बैंक में वहां पर खुलवाया, गरीबों के लिए प्रशिक्षण केंद्र वहां पर खुलवाया, प्रशिक्षण के गरीबों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में वहां पर खुलवाया, 3 स्वास्थ्य शिविर में वहां पर लगवाया, वहां पर जो आंख का चेकअप तमाम विकलांगों को इंस्ट्रूमेंट में दिलवाया। अब सारे काम को मैं आदर्श गांव, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा आदर्श काम होगा तो सबका घर महल बन जाएगा, मूलभूत जितनी आवश्यकता है उसको मैं किया हूं, अभी कुछ काम बाकी है उसके में भी लगा हुआ। चलिए हरीश जी यहाँ सवाल लेते हैं। हरीश जी हो गया जवाब? मेरे बस्ती जनपद में 500 बेड का हॉस्पिटल आया था, कैली हॉस्पिटल। मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुए 250 बेड अपने इटावा क्षेत्र में ले आकर लगा लिए, किस कारण से गया? इसका जवाब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। हमारा समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं उनसे सवाल है कि माननीय मुलायम सिंह जी यादव आए थे तो उन्होंने कहा था बस्ती की चीनी मिल तो क्या मैं मुंडेरवा की भी चीनी मिल चलाऊंगा। मुंडेरवा की तो चली नहीं, बस्ती की भी बंद हो गई। तो मेरा सवाल है कि बस्ती की चीनी मिल के बारे में क्या विचार है? जनता खुद ही विचार कर लेगी इन लोगों बारे में। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि किसान हितैषी सरकार बनती है लेकिन सूखा राहत जिसमें भारत सरकार ने 70% दिया, किसी गांव में नहीं बटा, कुछ विशेष स्थानों पर सूखा राहत बटा, क्यों नहीं बस्ती जिले में सारे जगहों पर सारे गांव तक सूखा राहत पहुंचाएगा? इसको बता। मैं जमील साहब सवाल सीधे तौर पे है कि 500 बेड का हॉस्पिटल बनना था, 250 बेड यहाँ से अन्यत्र चला गया, हक मारा गया बस्ती का, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? और आप किसानों के लिए जाने जाते, किसानों की वकालत करते हैं, फिर भी एक के बाद एक सारी चीनी मिलें यहाँ बंद हो गई, तो उन चीनी मिलों के शुरू कराने के संदर्भ में आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये कि चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी मिल या किसी उद्योग के चलाने की होलसेल अथॉरिटी हम नहीं होते हैं। यहाँ बगल में सांसद महोदय बैठे हैं, इन्होंने भी मिल चलवाने के लिए कोशिशें तमाम की। रेल विभाग का उस पे उनकी जमीन है, उन्होंने केस कर रखा है और किसी कीमत पर वो जमीन हम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उद्योगपति के ऊपर नियम कानून के तहत ही दबाव डाला जा सकता है। कोई अगर एकदम से इनकार हो जाए कि हम उद्योग बिल्कुल नहीं चलाएंगे तो उसको फांसी की सजा हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फांसी की सजा नहीं दे सकता। कैली का सुन लीजिए, कैली का आप मीडिया जगत से हैं और हिंदुस्तान के चौखंबे में एक आप भी आते हैं, आपको कहीं से कोई सूचना है क्या कि एक कैली अस्पताल बस्ती में और दूसरा कैली अस्पताल इटावा में बना हो? निश्चित रूप से ये आरोप है और सिर्फ आरोप है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार की बात करती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, सीवीसी की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, सीआईसी की नियुक्ति क्यों नहीं है? और अगर ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आप सरकार में है, गांधी परिवार की पूरी तरीके से जांच करा के उनको जेल भेजने का काम करिए। अब कब तक आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे? अब आप सरकार में है, काम करिए। आपका सवाल? 80% जो पुराने नोट थे वो सब जो का नाम क्लोज हो गए, बैंकों में चले गए, और 13% नोट के बल पर आप हिंदुस्तान को कैसे चलाएंगे? मैं स्पष्ट चाहता हूँ। हरीश जी, नोटबंदी से भी जुड़ा सवाल है और एक सवाल और आया था, लोकपाल की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है, बाकी चीजें। नोटबंदी की ये सही है। जब मैं लोगों से कहता हूं कि अगर कोई फुंसी किसी को हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो उसका आप ऑपरेशन कराते हैं नहीं कराते हैं? ऑपरेशन कराएंगे, 2-4 दिन थोड़ा दर्द भी होगा, 2-4-10 दिन समय भी लगेगा। तो इतना बड़ा ऑपरेशन भ्रष्टाचार का मोदी जी कर रहे हैं, कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा दर्द होगा। अगर यही लीक हो जाता तो आप लोग भी कहते भैया लीक हो गया, सबको पता चल गया, तो उस पर ठीक प्रकार से अमल नहीं हो पाता। तो इस नाते मैं मानता हूं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन है। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेतागण भी जो यहाँ पर बैठे हैं अंदर से वो भी प्रसन्न हैं, लेकिन अब वो पार्टी के हैं तो इस नाते वो कह नहीं सकते। चलिए के तिवारी जी, सीधे तौर पर जनता के तमाम सवाल आए हैं और खासतौर से स्थानीय सवाल कम से कम बस्ती में ज्यादा आया है कि यहाँ की चीनी की मिल, यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ की सड़क, यहाँ का नाली, यहाँ का खड़ंजा, और जो एक जनरल समस्या रही नोटबंदी, वो सवाल सामने आया है।
ओवरऑल पूरे मुद्दों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि जनता का जनादेश किस तरह का होना चाहिए और क्या जनता की सही में कठिनाई किसी दल ने दूर की है? देखिए, जहां तक नीतियों पे बहस का सवाल है, जब तक नीतियों पे बात नहीं होगी चीजें साफ नहीं आएंगी। जैसे कि अभी रोजगार का सवाल हुआ कि 2.5 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का मोदी जी ने वादा किया। सांसद जी हमारे वरिष्ठ हैं, इन्होंने जवाब दिया। इनके श्रम मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय का आंकड़ा है कि 2014-15 में 3.5 लाख रोजगार उपलब्ध कराए गए, 2015-16 में अभी 3.25 लाख। अब उसके बाद भी सांसद जी कहते हैं कौशल विकास में हमने भर दिया, तो ये अपने श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय से बात करें। अब आइए बस्ती में चीनी मिल का सवाल। चीनी मिल का सवाल बस्ती की ऑक्सीजन है, बस्ती की सप्लाई लाइन है। चीनी मिल के बंद करने में माननीय भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह मंत्रिमंडल का भी हाथ रहा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर तीसरी बात, जहां तक बस्ती के हित की बात है, बस्ती के हित में जहां शिक्षा के सवाल पे बजट कम करने का सवाल है, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा पे अपने केंद्रीय बजट में कटौती की है। नोटबंदी पे हमारे माननीय सांसद जी ने कहा कि फुंसी और फोड़ा हो जाने पे ऑपरेशन किया जाता है। गुड गवर्नेंस की सरकार थी, इससे हमें उम्मीद नहीं थी कि फुंसी और फोड़ा होने का इलाज गर्दन को उतार कर टेबल पे रख दीजिए, उसके बाद कीजिए। चलिए, अंकुर वर्मा जी जो सवाल निकल कर आ रहा है, जिन्होंने कहा कि फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए दवा भी दिया जा सकता था, मरहम भी लगाया जा सकता था, लेकिन लेफ्ट के साथी ने कहा सीधे गर्दन उतार दी गई। क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों ने चवन्नी बंद किया था? बिल्कुल सही कहा है लेफ्ट के साथी ने, हमारे बड़े भाई ने, कि गर्दन उतारने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज लोग परेशान हैं, किसानों से बात करिए, किसान बदहाल है, गेहूं का बीज उन्हें नहीं मिल पा रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे, 1500 के नोट नहीं चल रहे थे वहां पे उनके पास, और जबरदस्ती उनके पैसे को बदला नहीं जा रहा था। लोग, तमाम किसानों ने हाथ धो दिया अपनी जान से। साथ ही साथ जो अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे सांसद जी की, आप लोग आवाज नहीं उठाते। हमारी युवा कांग्रेस बस्ती जिले में हमेशा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नोटबंदी के सिर्फ फायदे ही अभी तक बताए जा रहे हैं, नोटबंदी से नुकसान क्या हो रहे हैं वो नहीं बताया जा रहा है। जीडीपी हमारी कीमत पर अगर बढ़ाई जा रही है तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए देश का दुर्भाग्य है। किसी भी कारणों से ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की एक योजना है। और जहां तक ये काला धन वादा किए थे कि विदेशों से काला धन लाएंगे, काला धन नहीं ला सके। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली हालत है। निश्चित ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली हालत है। और जब कोई पैसा देश में रोटेशन में होता है, चलन में होता है, तो कम से कम देश का पॉइंट में नुकसान नहीं होता है। निश्चित रूप से ये अलग बात है कुछ बड़े को फायदा पहुंच जाता है, लेकिन इस नोटबंदी से गरीबों के लिए क्या योजना है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के पास, चलिए ये बताया जाना चाहिए। दोनों चीजें आ रही, नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ उनका ये कहना है, और इन्होंने कहा कि फोड़े फुंसी का जो इलाज था वो दवा और मरहम छोड़ के आपने गर्दन उतार ली। मैंने इसका उदाहरण इसलिए दिया है कि भ्रष्टाचार की जंग हिंदुस्तान में लग गई और कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार को सहयोग कर रहे थे, आसमान से लेकर के पाताल तक कोई स्थान छोड़ा ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने जहां पर भ्रष्टाचार नहीं किया। 2G स्पेक्ट्रम से लेकर के कोल घोटाले तक जांच हो रही है। रही बात नोटबंदी की, तो यहां देखिए, मैं इसको एकदम, कुछ ही लोग होंगे जो निष्पक्ष आए होंगे, यहां राजनीतिक दलों के लोग हैं, ठीक है। यह निर्णय पूरी तरह से जनता पर छोड़ दिया जाए। जनता निर्णय लेगी कि आने वाले समय में कौन निर्णय, नोटबंदी का निर्णय अच्छा किया है। चलिए, सीधे तौर पर जनता तय करेगी कि किसको जनादेश मिलता है, कैसे मिलता है। तो आज अब की बार किसकी सरकार में बस्ती से बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।